हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी 12 पत्थर सिवनी से। आज हम इतिहास विषय में खिलजी वंश जो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक का रहा है, इसके संबंध में हम प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि खिलजी वंश में कुल कितने शासक हुए और उन्होंने कब से लेकर कब तक के शासन किया है, और उनमें सबसे प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिन्हें हम खिलजी वंश का संस्थापक भी कहते हैं, इनके संबंध में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। और इनका शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक का माना गया है। और ये भी माना जाता है कि ये सबसे उम्रदराज सुल्तान बने, अर्थात लगभग 70 वर्ष की आयु में इन्होंने सुल्तान का पद ग्रहण किया था। तो देखें इसके संबंध में सबसे पहले ये देखें हम कि खिलजी वंश जो था उसमें कुल कितने शासक हुए। 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक के, अर्थात लगभग 30 वर्ष खिलजी वंश का शासन रहा है। अब इन 30 वर्षों में 5 कुल शासक हुए हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि खिलजी वंश में कुल कितने शासक हुए हैं, तो 5 प्रमुख शासक हुए हैं। उनमें शहाबुद्दीन उमर खिलजी का जो कार्यकाल बिल्कुल नगण्य रहा है, इसलिए कई बार 4 ही शासक इतिहासकारों ने बताए हैं। लेकिन प्रमुख रूप से अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इसमें 5 शासक रहे। इसमें पहले हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 से 1296 ईस्वी तक के जिनका शासनकाल रहा। और चूँकि इन्होंने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें खिलजी वंश का संस्थापक भी कहते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक के खिलजी वंश के ये सबसे प्रमुख शासक थे। 30 वर्ष में लगभग 20 वर्ष शासनकाल इन्हीं का रहा है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से अलाउद्दीन खिलजी का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरे नंबर के शहाबुद्दीन उमर खिलजी 1316 से 1316 तक ही, अर्थात कुछ समय का ही, अल्प समय का इनका शासनकाल रहा है। चूँकि शासक थे इसलिए इनका नाम आता है। उसके बाद चौथे हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये 1316 से 1320 ईस्वी तक के, अर्थात लगभग 4 वर्ष इनका शासनकाल रहा। और उसके बाद खिलजी वंश के अंतिम शासक थे नसरुद्दीन खुसरो शाह, जो 15 अप्रैल 1320 से 7 सितंबर 1320 तक का इनका शासनकाल रहा। और इसके पास खिलजी वंश का अंत हो गया था। अब हम सबसे पहले शासक जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, जिनका शासनकाल 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक का रहा है, इनके संबंध में हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। बिंदुवार अध्ययन इसलिए करेंगे क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के संबंध में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं या महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको अगर हम बिंदुवार समझते हैं तो वो बहुत शीघ्रता से हमको समझ में आ सकता है। तो सबसे पहले देखें खिलजी वंश की स्थापना। कई बार परीक्षा में ये पूछा गया कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे, उन्होंने लकवा से पीड़ित कैकुबाद को चादर में लपेटकर यमुना नदी में फेंकवा दिया था। इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं जब कैकुबाद के संबंध में, और उनके बेटे क्यूमर्स जो 3 वर्ष के थे, इनके पूर्व की वीडियो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन केवल जानकारी के संबंध में कि इनको उन्होंने कैकुबाद को चादर में लपेट के फेंकवा दिया था। इसके पश्चात उनके जो 3 वर्षीय पुत्र थे क्यूमर्स, जो उस वक्त अंतिम शासक माने जाते हैं गुलाम वंश के, उनकी भी उन्होंने हत्या कर देते हैं। और इस तरह गुलाम वंश का तो अंत हो जाता है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना कर देते हैं। और जिस वक्त ये शासक बनते हैं उस वक्त इनकी उम्र लगभग 70 वर्ष के करीब रहती है। और यही कारण था कि इतनी उम्रदराज होने के बाद ये सुल्तान बन के अपना जीवन आराम से व्यतीत करना चाहते हैं। आगे इसका प्रभाव भी पड़ेगा। इसके बाद राज्याभिषेक की बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक कैकुबाद के द्वारा बनाए गए किलोखरी, जहाँ पर वो किलोखरी में ही रहता था, वहीं भवन में उन्होंने, जो दिल्ली के पास था, उसी भवन में इन्होंने
इनका राज्याभिषेक हुआ और कुछ समय तक के ये वहाँ पर रहे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि यदि ये दिल्ली में रहेंगे तो जो असंतुष्ट तुर्क सरदार थे वो इनको हानि पहुँचा सकते हैं। इसलिए इन्होंने किलोखरी में ही अपना राज्याभिषेक कराया था। इसके पश्चात अगला बिंदु देखें हम, जलालुद्दीन फिरोज का जो वंश है, ये वंश के संबंध में देख लें। कुछ इतिहासकार फिरोज खिलजी को तुर्क नहीं मानते। उनका कहना है कि ये तुर्क नहीं है, किंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि तुर्कों की 64 जो शाखाएं हैं उनमें से एक शाखा खिलजी है। इस तरह से वे तुर्क ही हैं। तो ये दोनों तरह के विचार इनके संबंध में मिलते हैं कि कुछ का मानना है कि ये तुर्क थे, कुछ का मानना है कि ये तुर्क नहीं थे। अब बर्नी के अनुसार देखें, जो उस वक्त के प्रमुख साहित्यकार थे, फिरोज खिलजी एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति पर विश्वास करने वाले थे, अर्थात वे नरमवादी थे। ये इनकी कार्यशैली में भी दिखता है, क्योंकि इन्होंने अपने बहुत सारे जो दुश्मन थे और बहुत सारे जो व्यक्ति थे उनको इन्होंने जाने दिया, उनको माफ़ कर दिया। और उसका मूल कारण ये था कि ये चैन से अपना भावी जीवन व्यतीत करना चाहते, तो किसी प्रकार का कोई नहीं करना चाहते थे। हाँ, लेकिन एक जो थे सिद्धि मौला करके एक जो थे जिन पर ये शक था कि वो इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनके विरुद्ध षड्यंत्र रखते हैं, उनको इन्होंने हाथी के पैरों तरह कुचला दिया था। वो आगे बिंदु में आएगा ही। तो इस तरह से ये नरम विचारधारा के थे और कट्टरता इनमें नहीं थी, और नरम विचारधारा के होने के कारण हिंदुओं के प्रति भी ये सहिष्णु थे। अगला है मंगोलों का इस्लाम धर्म स्वीकार कराना। इनके शासनकाल में ही जलालुद्दीन खिलजी के काल में चंगेज खान के नाती ने 4000 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। और ऐसे मुसलमानों के जो थे, जो दिल्ली में बसे थे, उन्हें नवीन मुसलमान के नाम से जाना जाता था। अर्थात ये मंगोल जो थे वो नवीन मुसलमान के रूप में जाने जाते थे, और दिल्ली के पास मंगोलपुरी में इन्हें बसाया गया था। तो ये इनके ही शासनकाल में था। जो मंगोल थे, जो हमेशा आतंक फैलाते रहते थे, उपद्रव करते रहते थे, लेकिन उन्हीं 4000 मंगोल समर्थक थे, उन्हें नवीन मुसलमान के रूप में मंगोलपुरी में बसाया गया था। मलिक छज्जू खां का विद्रोह, अब ये भी महत्वपूर्ण है। मलिक छज्जू खां जो कड़ा मानिकपुर के सूबेदार थे, वह विद्रोह कर देते हैं, जिसे फिरोज खिलजी परास्त कर देता है। अब जब ये विद्रोह करते हैं तो उनके विद्रोह को दबाने के लिए ये क्या करते हैं, परास्त करते हैं, उनके साथ युद्ध लड़के परास्त करते हैं, किंतु उन पर दया करके उसे छोड़ देते हैं। तो ये इनकी दयालुता का एक नमूना था, क्षमावादिता का नमूना था कि मलिक छज्जू जो इनका विरोध करते थे, उसके बाद भी, उनके विरोध के बाद भी, उनके विद्रोह के बाद भी उन्हें ये दया करके छोड़ देते हैं। तथा कड़ा मानिकपुर जो एक क्षेत्र था, वहाँ सूबेदार के पद पर अपने भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी को बना देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इनका भतीजा भी था, और बाद में अपनी बेटी का विवाह इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से किया था। इस तरह ये दामाद भी था। तो दामाद और जो भतीजे हैं उनको ये मानिकपुर का सूबेदार, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना देते हैं। आगे हम देखेंगे अमीर तुर्कों का षड्यंत्र। अमीर तुर्क जो हमेशा फिरोज खिलजी के विरुद्ध रहते थे, और उनका मानना था कि ये तुर्क नहीं है, तो ये तो तुर्क नहीं मानते थे, तो हमेशा इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते थे। जो फिरोज खिलजी को पता लग जाता है और फिर भी वो उन्हें माफ़ कर देते हैं, अर्थात किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद नहीं करते, उन्हें माफ़ी दे देते हैं। षड्यंत्र का पता लगने के बाद भी उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें माफ़ कर देते हैं। और इसका कारण ये रहता है कि ये 70 वर्ष की आयु से अधिक हो चुके होते हैं, और इस आयु में किसी प्रकार का प्रतिवाद ये करना पसंद नहीं करते। और वो जानते थे कि अमीर तुर्कों के साथ अगर उन्होंने प्रतिवाद किया तो उन्हें फिर और संघर्ष करना पड़ेगा। अगला बिंदु है सिद्धि मौला को मृत्युदंड। ये इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो इनके जो
स्वभाव है, क्षमा करने का स्वभाव, उसके विपरीत है। सिद्दी मौला जो एक सूफी संत थे एवं लंगर चलाते थे। फिरोज खिलजी को जब ये पता चलता है कि वह इनकी हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो वो उन्हें पकड़कर सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में हाथी के पैरों तले कुचल देते हैं। और यहीं पर इनके ऊपर एक ये कलंक लगता है कि ये नरमपंथी होने के बाद भी इन्होंने एक कड़ा निर्णय लिया था। और ये इनके जीवन में एक प्रमुख घटना थी कि सिद्दी मौला को उन्होंने मृत्युदंड दिया था। और ये मृत्युदंड देने का मूल कारण ये माना जाता है कि अमीर तुर्क सरदार जो थे, उनके दबाव में इन्होंने सिद्दी मौला को हाथी के पैरों तले कुचला दिया था, अर्थात मृत्युदंड दिया था। अगला देखें बिंदु, भिलसा एवं देवगिरी अभियान। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भिलसा एवं देवगिरी में अपने भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। देवगिरी में उस समय रामचंद्र देव का शासनकाल रहता है। अलाउद्दीन खिलजी वहाँ जो थे, इनके दामाद थे, बहुत लूटपाट करता है और बहुत सारा धन वहाँ पर देवगिरी से प्राप्त करता है। लेकिन बाद में जब वो इनके साथ संधि भी कर लेता है, और संधि करने के बाद इसके संधि की जो शर्तें रहती, बहुत कड़ी शर्तों के साथ संधि करता है, बहुत सारा धन इनसे प्राप्त करता है और लूट का धन फिरोज खिलजी छुपा लेता है। अर्थात अपने जो सरदार है, सुल्तान हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उनको नहीं बताता, वरन बहुत सारा धन ये क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। लेकिन बाद में ये माना जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज को ये जानकारी पता लग जाती है कि उनके जो भतीजे और दामाद हैं, उन्होंने बहुत सारा धन छुपा लिया है। आगे अब हम देखेंगे सुल्तान फिरोज शाह खिलजी की हत्या। जब देवगिरी के लूट की जानकारी फिरोज शाह को पता लग जाती है, तब अलाउद्दीन खिलजी फिरोज शाह खिलजी को कड़ा मानिकपुर बुलाते हैं। जब उनको पता लग जाता है तो अलाउद्दीन जो खिलजी रहते हैं वो ये मान लेते हैं कि ये अब बहुत बुजुर्ग सुल्तान हो गए हैं और इनको हटाकर ही वह सुल्तान बन सकते हैं। अतः उनको कड़ा मानिकपुर बुलाते हैं और माना जाता है कि पहले कड़ा बुलवाते हैं। जब कड़ा सुल्तान पहुंचते हैं तो ये मानिकपुर चले जाते हैं और मानिकपुर उनको बुलाते हैं और वहाँ अपने भाई अलमास बेग की मदद से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देते हैं तथा सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। इस तरह से सुल्तान फिरोज शाह खिलजी का शासन मात्र 6 वर्ष का रहता है, समाप्त हो जाता है और इतिहास में ये सबसे उम्र दराज सुल्तान माने गए हैं। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा क्योंकि आने वाला जो वीडियो है वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वो वीडियो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में है और खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के संबंध में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको सहजता से प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।